हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला। आज सिर्फ मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अभी तक आपने मुझे सिर्फ व्हाइट स्क्रीन पे एक छोटे से डब्बे में देखा होगा कि राठी सर क्या पढ़ा रहे, किस तरह से पढ़ा रहे हो, कैसे दिख रहे हैं राठी सर वहाँ पे। लेकिन आज पूरी स्क्रीन लेके आया हूँ मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर। आने का रीजन बहुत अच्छा है क्योंकि आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट जो है उसने आउट ऑफ मार्क्स लाया है नीट के अंदर 180 आउट ऑफ 180। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो भी मेरे बैच में थे, जिनका भी मैंने पढ़ा है और अच्छी तरह से उन्होंने नीट के अंदर रैंकिंग लाई है। जो भी अच्छी तरह से मार्क मिले उनको डजेंट मैटर। गाइस, मैं अब उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मेरे पास पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, अदर कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ गाइस। ओके। अब मैं मेरे पास जो पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनको ये बता सकता हूँ सारी बातें जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं मेरे पास, उन लोगों के मैं लिए यहाँ पे मोस्टली लाइव आया हूँ। तो प्लीज गाइस सुनिए मेरी बात अच्छी तरह से। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आप पढ़ाई किस तरह से कर रहे हो उसके ऊपर फोकस डालो। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो बहुत अच्छा टीचर होगा, डजेंट मैटर। मैं किसी भी टीचर को कम नहीं पढ़ता, मैं कम नहीं देखता हूँ। बहुत अच्छा टीचर होगा, बिल्कुल ब्रिलियंट होगा। लेकिन गाइस, पढ़ाने की मेथड अलग अलग होती है टीचर्स की। तो प्लीज एक बात याद रखना आपने कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना इस तरह से आपको कि आपकी जब आप बुक्स लेते हो तो आपका कोई इंटरेक्शन, मतलब बाकी के जो चीजें होती है उनसे दूर रखना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं एक रूम में टीवी चल रही है, आपके कान उधर जा रहे हैं ना, तो वो चीजें आप बिल्कुल हटा दो। मोबाइल सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में जो है वो है मोबाइल। तो मोबाइल से आप दूर चले जाओ। मोबाइल को आप कम से कम एक दो तो आपको रूम छोड़ के ही रख देना है उसको, या फिर स्विच ऑफ करके रख देना है एक जगह पे, या फिर साइलेंट करके रख देना है एक जगह पे। कम से कम पढ़ाई करते तब तो आपको उसको देखना ही नहीं है। एटलीस्ट एक घंटा आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 1 आवर्स आप उसको देखना ही नहीं है। इस तरह से आपका मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में इस बात को रख दो कि सर हमको देखना नहीं है उस चीज को। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए गाइस। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ने का तरीका क्या है, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है, क्योंकि मैं आई एम केमिस्ट्री टीचर, तो मैं आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मेरा स्टूडेंट जो लाया है 180 ऑफ 180, किस तरह से लाया है मैं आपको बताऊंगा। मैं डेफिनेटली उसका इंटरव्यू लेके आपको डालूंगा यहाँ पे। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि उसका एग्जैक्टली क्या उद्देश्य था पहले से ही, और किस तरह से उसने 180 ऑफ 180 लाया है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, बहुत सिंपल सा है स्कोरिंग करना 180 आउट ऑफ 180। बस क्या है, सब मोटिवेशन होना चाहिए, सर डेडिकेशन होना चाहिए अंदर अपने। आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए लाने के लिए। ओके। सबसे पहले आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्या प्रिपेयर करना है सर हमको? प्रिपरेशन इस तरह से करना है आपको कि सर हमारे सामने कितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, हम हमारी पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। पहली बात तो वो। उसके बाद टीचर जो पढ़ा रहे क्लास में उसके पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो, वो नहीं कर सकते आप मत करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन टीचर पढ़ाने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को घर पे जाके रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर गाइज आप उस टॉपिक को रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। उस टॉपिक को रिवाइज करो, उसके ऊपर बने हुए थोड़े से एमसीक्यू। आजकल सबके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स होती है, अगर आपके पास नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। गाइस, मैं डेफिनेटली आपको डायरेक्टली फेस टू फेस आया हूं तो मैं फेस टू फेस बोलूंगा आपको, ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप उसमें इतनी बड़ी गलती कर रहे हो कि आपके पास अभी तक ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, और आप चाहते हो प्रिपरेशन करना नीट जेडबल या सीटी जैसे एग्जाम का, और आप ऑब्जेक्टिव बुक नहीं ले रहे हो, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका होगा। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक्स लेनी है, और सर जो टॉपिक चल रहा है क्लास के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व आउट करके रखने हैं। रोज के 10 एमसीक्यू तो भी केमिस्ट्री के, या फिर 5 एटलीस्ट 5 एमसीक्यू तो भी केमिस्ट्री के हमारे होने चाहिए, जिस रिलेटेड टॉपिक हमारे चल रहा है। नहीं आ रहा है, राउंड द सर्कल उस टॉपिक का एक फोटो निकालिए, सेंड द टीचर। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। अगर आपका टीचर उसको सॉल्व आउट करके भेज रहा है तो ऑसम। ऐसा टीचर बेस्ट होता है आपका। ओके। जो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दे रहा है कि इतना इंटरेक्शन आपका टीचर के साथ अच्छी तरह से हो रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट से आप सॉल्व आउट कर लो। लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसे टीचर ने इस तरह से करना चाहिए। अगर मेरा लेक्चर आज का लाइव सेशन अगर मेरा कोई टीचर देख रहा है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्टूडेंट की लाइफ ऐसे मत करो यार। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, उनके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, आपके पास पैसे भरते हैं, इंस्टॉलमेंट से क्यों ना हो लेकिन आपके पास पैसे भरते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे किस तरह से पढ़ाया गया है मेरे माँ बाप के थ्रू। तो प्लीज 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 एज अ रिक्वेस्ट, सभी टीचर्स को, अगर आप देख रहे हो चाहे मेरा वीडियो,
प्लीज बच्चों को हर चीज में सपोर्ट करो, हर चीज में, मतलब जहाँ पे भी आप हो सको वहां पे उनको सपोर्ट करो, मोटिवेशन में सपोर्ट करो। डेफिनेटली मोटिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। इतना ज्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है कि हर चीज में अगर वो रॉन्ग कदम डाल रहा है ना, तो आप उसको रोको, वहां पे मोटिवेट करो। हर चीज में वो अगर टेढ़ा रास्ता जा रहा है तो उसको रोको, हर चीज में उसको मोटिवेट करो कि यहाँ पे भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी उसको मोटिवेट करो। जहां जहां आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत जा रहा है, स्टॉप दैट, स्टॉप देयर एंड प्लीज मोटिवेट देम। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं हर एक को, स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट की तरफ आप बढ़ रहा हूँ मैं। ये टीचर्स का एक ये हो गया पार्ट, अब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ मैं कि गाइस, सिर्फ आपको टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो आपको मोटिवेट करे। तो फिर किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाओ। क्या हो जाओ? आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओ। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन कैसे लाना है? सिंपल है, अपने अंदर की आग को जलाना है। सर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? अंदर की आग को कैसे जलाना हो सकता है ना, मतलब बनता कैसे, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं, अंदर की आग को जलाना कैसे है? सिंपल है, इंसल्ट योर सेल्फ। आप खुद को इंसल्ट करना सीख लो। क्यों? सर ये जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। सर कुछ भी बढ़ा रहेगा, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं आपको बिल्कुल, आई एम नेट सेट गेट क्वालिफाइड ऑल इंडिया रैंकर हूं मैं आपको अपने दम के भरोसे में ये आपको चीजें बता रहा हूँ कि खुद को इंसल्ट करना सीख लो। किस तरह से इंसल्ट करना है आपको? सिंपल से आपके मन में बोलो आप कि सर मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मैं जिस मेथड को यूज कर रहा हूँ वो गलत मेथड है, और बेटा अगर मैं इस मेथड को यूज करूंगा तो मेरी जो आने वाला फ्यूचर वो डेफिनेटली क्रैक है, पूरा का पूरा तरह से क्रैक है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो अभी सही नहीं है। और अगर मैं अभी सही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बेटा कल जाके कुछ ना कुछ ऐसी चीज करना पड़ेगा जो मेरे बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। और मेरे दोस्त जो मेरे साथ में बैठे हुए आज वो कल कहीं और होंगे और मैं उनके नीचे काम करूंगा। ये होती है इंसल्ट करना खुद की। तो ये इंसल्ट करना सीख लो आप, बिल्कुल सीखो, क्योंकि ये इंसल्ट आपको आसमान छूने के लिए बहुत, मतलब मजबूर कर देगा आपको आसमान छूने के लिए। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एग्जाम की। नीट का जो पेपर है आपका 180 मार्क्स का है। मैं नीट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैं आपको नीट के बारे में बताता हूँ। 180 मार्क्स का पेपर है, 180 आउट ऑफ 180 मेरा स्कोरिंग आया है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा हैप्पी हूँ। यह आज का वीडियो सिर्फ उसी लिए बनाया मैंने कि मेरा 180 ऑफ 180 स्कोर क्यों आया है मेरे स्टूडेंट का। उसका इंटरव्यू में लूंगा, डालूंगा इसके ऊपर डेफिनेटली, बट उसके पहले मैं आपको कुछ मोटिवेट कर डालता हूँ उस बारे में। तो गाइस प्लीज ध्यान दो। एक्चुअली क्या है पता है क्या? स्कोरिंग लाना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। ओके गाइज, क्यों डिफिकल्ट नहीं है? क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मेथड चाहिए, उस मेथड को आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोरिंग आता है। अब सर मेथड कौन सी यूज करेंगे और कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है आपका? ये आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अपना टाइम कैसे एडजस्ट करते हो। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आप इस तरह से आपका टाइम एडजस्ट करो। मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा कि आप इस तरह से आपका टाइम एडजस्ट करो, बट आपको आपका टाइम कैसे एडजस्ट करना है ये सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब क्या करते हो, ये सब चीजें आपके हाथ में। मैं अपना टाइम अपना शेड्यूल से चलाता हूँ, आपका टाइम अपने शेड्यूल से चलाओ। बस इतना याद रखो कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम किसको देना है? स्टडी को देना है। जो चैप्टर आपके क्लास में चल रहा है उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने की मेथड बनाओ। हर दिन उतने एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के, नॉट ओनली द केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के उतने एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक चैप्टर है 11th के, गाइस 11th के जो बेसिक चैप्टर है उनको प्रिपेयर कर लो। पहले सबसे पहले उनको अपना स्ट्रॉन्ग हथियार बनाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीओसी चैप्टर आ जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाओ उस बंदे को, उस चैप्टर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आने वाले इससे रिलेटेड चैप्टर्स इतना हमारे मतलब वीक हो ही ना। उसका तोड़ नहीं है गाइस, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप जूसी स्ट्रांग बनाते हो, आप अगर उसको प्रिपरेशन करते हो, सामने वाला टीचर अगर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है वो चैप्टर, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 100% से ऑर्गेनिक के अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100% से आपका स्कोरिंग है ऑर्गेनिक के अंदर उस चैप्टर का, अगर आप 100% प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो। रहा सवाल अब इनऑर्गेनिक का, केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से पता है केमिकल बॉन्डिंग। किसी को अगर नहीं पढ़ाया होगा तो आपको आगे पढ़ा देंगे टीचर्स। अगर किसी को पढ़ा दिया तो प्लीज प्रिपेयर करो अच्छी तरह से उस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके ऊपर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी बड़ी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड टेबल आपको पढ़ा दिया होगा, तो जो चैप्टर है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग का और एक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड टेबल का, इन दोनों चैप्टर को अच्छे स्ट्रॉन्ग बना लो अपने। हथियार ऐसे बनाओ कि बिल्कुल सर ये मतलब जंग खाने नहीं चाहिए। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि सर इसको रस लगनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एलोन में इनको स्ट्रांग नहीं बनाना है,
इनको इतना स्ट्रांग बनाना है कि सर ये हमारे 12th में भी काम आए। कहाँ पे काम आए? हमारे 12th में। क्योंकि अभी अगर स्ट्रांग बना लोगे तो 12th में भूल जाओगे तो उसका कोई यूज नहीं होने वाला। मतलब सर अभी लड़ाई खेलने जा रहे हैं, अभी लड़ाई जीत ली हमने 11th की, और बाद में जाके देखा कि अरे 12th में सामने से भी दुश्मन आ रहे हैं, और जो हथियार हमने बनाया था वो जंग खा लिया, मतलब रस लग गया उसके ऊपर, और उसको अब यूज कर रहे हैं अब 12th में, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा वो डेफिनेटली। और फिर आप तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वॉर में हार जाओगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इसके लिए आपको क्या करना है? डेफिनेटली सर हमारे उस हथियार के ऊपर एक लेयर चढ़ानी है, जैसे कि ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पता है आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ाते हैं। जैसे कि सर अगर किसी को आपको रस लगानी है, कोरोजन नहीं करना है, तो हम उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं या ऑयल पेंट कर डालते हैं। ओके, जैसे कि आयरन के ऊपर ऑयल पेंट कर डालते हैं, वैसे ही आपको एक ऑक्साइड की लेयर लगा देनी है वहां पे, ताकि फिर से अगर कोई आए तो कांटेक्ट ना कर सके उससे। ओके, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर हमको वही करना है, हमारे हथियार को एक लेयर चढ़ा देनी कि हमारे हथियार को बिल्कुल भी कोरोजन ना हो, रस ना लगे। ओके, ताकि फिर से हम उसको 12th में यूज कर सके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 11th स्टैंडर्ड। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, मोल कंसेप्ट पहला चैप्टर आपका, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, द फर्स्ट चैप्टर। द केमिकल इक्विलिब्रियम आपका जो जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज 11th पार्ट। 11th पार्ट के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ओके, लेकिन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट एग्जाम में आता है, 2 क्वेश्चन उसके ऊपर बनते हैं हर साल। इस साल भी आपके उसी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन तो उसी के ऊपर 100% आ जाते हैं। लेकिन गाइस स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको फर्स्ट चैप्टर पहला, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन फैक्टर है, मोल कंसेप्ट है। अगर वहां के मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो 12th का सोल्यूशन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल भी क्लियर अप हो जाएगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कन्वर्जन फैक्टर क्लियर हो जाता है, आपको 12th के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स इजीली आ जाएंगे। आपको कितने आ जाएंगे? सारे के सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफी आसानी से सॉफ्टली निकल जाएंगे आपके। दैट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट करता है। वेटेज चैप्टर है आपका 12th का, 4 क्वेश्चन का वेटेज होता है उसको, वो कर लीजिए आप। ओके, 12th में 6 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, आपके 2 तो ऐसे ही निकल लिए, एक सोल्यूशन आपका और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, बचे आपके 4 चैप्टर। 4 चैप्टर में से गैसेस है आपका जो 11 में रिलेट करता है, गैसेस और आपका लिक्विड। ओके, वो अगर आप कर लेते हो तो सॉलिड की आपकी आसानी हो जाती है, तो सॉलिड भी आपका हो जाएगा 12th का। तो वो आपका 11 के पार्ट के ऊपर 12th का पार्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है। 11 को स्ट्रॉन्ग बनाओ, 12th ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। गाइस क्या बोल रहा हूँ सुन लो, 11 को स्ट्रॉन्ग बनाओ, 12th ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आपको बताएं, नीट या जेडबल में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो 11th स्टैंडर्ड का होता है। तो 11th इज अ बेसिक कंसेप्ट बट इज अ हाई वेटेज चैप्टर्स। तो प्लीज गाइस एज अ रिक्वेस्ट है आपको कि 11th को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर कोई टीचर आपको 11th पढ़ा नहीं रहा है तो उसको बनाओ, पहले 11th क्लियर करो हमारा, देन आफ्टर मूविंग टू 12th। अब आप सीईटी के बच्चों की बात करता हूँ मैं, जो सीईटी के स्टूडेंट है उनको 11th पूरी तरह से पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत से चैप्टर 11th में स्किप किए हुए हैं, सिर्फ कुछ ही चैप्टर 11th के होते हैं। तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो चैप्टर सीईटी के अंदर रखे गए हैं वही 12th से ज्यादा रिलेट करते हैं, जिसकी केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिक हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर, ये सारे आपके चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री आपका। ओके, ये सारे चैप्टर आपके 12 सीईटी के अंदर रखे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है 12th से रिलेटेड। तो उनको आपको पढ़ाना चाहिए, सीईटी के टीचर्स ने, सीईटी जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मेरा वीडियो कोई टीचर्स देख रहा है तो प्लीज एज अ रिक्वेस्ट है गाइज, टीचर्स को, सॉरी सर्स, प्लीज बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि उनकी लाइफ आपके हाथ में है। उनके माँ बाप काफी मेहनत ले रहे हैं सर, तो प्लीज एज अ रिक्वेस्ट उनको अच्छे से पढ़ाइए आप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अगर आपके हाथ से कोई रिजल्ट आता है तो जितनी खुशी आज मुझे हो रही है उतनी खुशी आपको कल होगी। और इतना रिजल्ट आपका अगर अच्छा आता है गाइस, तो मतलब आप तो खुश होगे, साथ में साथ टीचर भी काफी खुश होगा। उसकी तो खुशी का मतलब बहुत आसमान को छुएंगे उसकी खुशी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सभी टीचर्स से एज वेल एज स्टूडेंट्स से कि मेहनत दुगनी करो। दुगनी मेहनत आपका दुगना रिजल्ट देंगी गाइस, डेफिनेटली। और 100% से सिलेक्शन इतना बेस्ट होगा ना, कहीं भी देखा नहीं होगा अपने सिलेक्शन इतना जबरदस्त। ओके, आई होप सो गाइस आपको सबको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो डेफिनेटली मेरी जितनी बातें होंगी उसके ऊपर आप गौर करेंगे और डेफिनेटली स्टडी को शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम गाइस। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज
स्टडी करो, और जितनी भी हेल्प महसूस होती होंगी तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपको। किसी को अगर मेरे पास नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए भी गाइडेंस मेरा फुल रहेगा। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। कोई भी अदर टीचर्स होगा तो उसके लिए भी बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो मुझे बिल्कुल आप पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए हूँ। नोट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे नोट्स मांग सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने को रेडी हूँ। डेफिनेटली आप अगर को बहुत से टीचर्स हैं जिनको लगता है कि सर का स्कोर 180 और 180 आया है तो मतलब डेफिनेटली कुछ बेटर नोट्स होगी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल नोट्स यूज करता हूँ, नॉर्मल नोट्स के थ्रू सिर्फ मैं मेहनत दुगनी कराता हूँ। मेरा सिर्फ एक मोटिवेशन होता है कि मैं स्टूडेंट से मेहनत दुगनी कराता हूँ, मैं ज्यादा क्लास लेता हूँ, ज्यादा क्लॉक लेता हूँ, मतलब ज्यादा ओवर्स लेता हूँ उनके। और ज्यादा ओवर्स के अंदर इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिटेट हो जाते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इरिटेट होने से मैं कुछ घबराता नहीं हूँ, तो इरिटेट हो तो फिर हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसमें से बहुत से बच्चे होते हैं इरिटेट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सर इरिटेशन होता नहीं है उनको, तो उन वजह से फिर मेरा रिजल्ट भी आता है। जो इरिटेट हो जाते हैं उनका मूड ऐसा हो जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो पढ़ते हैं, और अगर वो पढ़ते हैं तो वही मेरा सक्सेस है, वही एक्चुअली क्या है, मेरा सक्सेस है। तो प्लीज एज अ रिक्वेस्ट आप उनको पढ़ाइए, बच्चों पढ़ो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पढ़ो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है अपना। आने वाला जो आपका आने वाले जो सेशंस है, आने वाले जो ईयर्स है, वो बहुत कॉम्पिटिशन ईयर्स है आपके, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देनी पड़ेंगी, टक्कर आपकी जोरदार होगी। चाहे फिर वो नीट हो, या फिर आपकी JEE एग्जाम्स हो, जेई एग्जाम्स हो आपकी, या CET एग्जाम्स हो, आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। ऐसे टीचर्स आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो डोंट वरी, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। मेरा क्लास खामगांव में ही है, अगर खामगांव के स्टूडेंट है तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बाहर के कोई स्टूडेंट है तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको यूट्यूब चैनल है, आप इसके नीचे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली टच में रहूंगा आपके, ओके। डेफिनेटली मेरे कुछ चैनल्स ऑलरेडी हैं, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी चैनल है, आप वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है मेरा, तो वहाँ पे भी जाके आप डिस्कशन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूंगा, ओके। आई होप सो गाइज आपको मेरी पूरे तरह से ये वीडियो समझ में आएगा। एक्चुअली मैं जो जिस चीज के लिए मैंने वीडियो बनाया वो चीजें आपको समझ में आएंगी, उसी उद्देश्य के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, जो कि लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड होगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा गाइज, ओके। सो गुड बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।